सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 पर सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया गया और इसी बीच कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार एक तो इस मुद्दे को सुनने में बहुत देर कर दी, 5 साल लगाए इस मुद्दे को सुनने में। 2019 5 अगस्त को वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए 1947 में, उन वादों के खिलाफ है। तो मगर जो मैं पिछले कल रात से देख रही हूँ, जिस तरह से अलग अलग जमातों के, खासकर पीडीपी का मैं सुन रही हूँ, हमारे वर्कर्स के लिस्ट लिए जा रहे हैं पुलिस थानों के जरिए। लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर या इस मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने के लिए है। इसलिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद कई राजनीतिक दल और कई लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उसी को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल खासतौर पे बहुत तेज हो गई है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर जी, ये सियासी हलचल जो तेज हुई है, बयानबाजियां तेज हुई हैं दफा 370 के फैसले की खबर के बाद, ये क्यों? देखिए, इन लोगों को एक लगता है कि शायद कहीं सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। झूठ के पांव नहीं होते। अगर ये छटपटा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, छटपटाना भी चाहिए। जो कि लोगों के साथ इन्होंने नेहरू से लेकर के शेख अब्दुल्ला से लेकर के इन खानदानों ने जो तबाही की है, उसके जख्म आज भी जम्मू कश्मीर में नजर आते हैं। 3-3 पीढ़ियां मार करके हमारी बहनों बेटियों को किस प्रकार से इन्होंने ये तबाह किया। और उसके बाद ये तो 1947 की बात है, जब बॉर्डर पार आ रहे थे। इन लोगों की नालायकी के कारण से अगर जंग ना रोकी गई होती तो आज वो पीओके, जिसकी बात हम आज बैठ करके करते हैं, जो जिसके लिए भारत की सदन में ये प्रस्ताव पास करना पड़ता है, वो हमारा होता। इन लोगों की नालायकी के कारण से, सत्ता के लोलुपता के कारण से ये सारी चीजें हुई। और उसके काफी वर्षों बाद, 40-50 वर्षों के बाद, फिर से हिंदू समाज पर इनकी नालायकी के कारण से, जो कि इनकी सरकारें रही, फिर से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ता है। 1947 से लेकर 1999 तक ये लगातार इसकी प्लानिंग होती रही कि किस प्रकार से इन लोगों को इस स्टेट से बाहर निकालना है। नालायक सरकारें थी केंद्र में बैठी हुई, जिसके कारण से वो ब्लैकमेल, किसी को पेट दर्द होता था मिलिटेंट को, तो उसको एक जहाज में लेकर के वहां पर जाते थे। उनको सिक्योरिटीज दी गई थी। यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे। यहाँ पर पत्थरबाजी होना शुरू हो गई। यहाँ पर मस्जिद से एक ऐलान होता था कि कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से भगाया जाए। ये उसी का परिणाम है। तो ये अपनी राजनीतिक दुकानदारियां करते रहे हैं, जो अब भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार में नहीं चल पाई। छटपटाना स्वाभाविक बात है। लगता है ये जो सोच रहे हैं उस पे हो सकता है, क्योंकि देखिए उमर अब्दुल्ला कहता है कि उन्होंने कहा कि 370 टूटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है वो देश से दूर हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है? और क्या जो फैसला उस वक्त लिया, क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री भी रहे, आप स्पीकर भी रहे, लगता है उसमें कुछ कोताही बरती गई है? आज हमने उन लोगों को, जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, उनका क्या कसूर था कि वो सियालकोट के रास्ते से यहाँ पर आ गए? अगर वो पंजाब के किसी दूसरे बॉर्डर से वहां पर गए होते तो उनका अधिकार होता। जम्मू कश्मीर में आ गए, इसलिए उनको अधिकार नहीं। ये कौन सा न्याय था? आज यहाँ पर कश्मीरी, ये जो अपना वाल्मीकि समाज है, उनके बच्चे पीएचडी कर जाते हैं। मैंने खुद देखा है, उनसे करीब से देखा है। और उनको यहाँ पर सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलेगी। आज यहाँ पर गोरखा समाज तो 200 सालों से महाराजा की सेवा में यहाँ पर फौज में रहे हैं, आज उनको अधिकार नहीं। ऐसा यहाँ पर नहीं चल सकता। हमने हर तरीके से लोगों को इंसाफ दिया है। लोग खुश हैं, ये नहीं खुश हैं। हमने अगर धारा 370 को तोड़ा तो भारत के दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा थी चाहे राज्यसभा थी,
उसमें बहुमत से इसको पास किया, प्रस्ताव रखा, बहुमत से पास हुआ। तो इनको क्या तकलीफ होनी चाहिए? कानून जो हटाए जाते हैं वो संसद में हटाए जाते हैं, कानून जो बनते हैं वो संसद में बनाए जाते हैं। इससे कोई भी